अब ये बताइए कि ये जो चेतना है, ये जो समझ है, ये शरीर की चीज है? यदि शरीर की चीज होती, यदि मानव केवल शरीर होता, तो माँ बाप का जेनेटिक्स बच्चे में गुणों के रूप में आ जाता। क्या गुण? बाप साइंटिस्ट है तो बच्चे में बिल्कुल साइंटिस्ट वाला गुण आ जाता है, क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, बकरी का बच्चा बकरी होता है, गाय का बच्चा गाय होता है। मानव में संत का बेटा डाकू और डाकू का बेटा संत होता हुआ देखा जाता है। इससे अब ये समझना होगा कि जेनेटिकली क्या आता है और जेनेटिकली क्या नहीं आता है, ये समझने की बात है। तो जेनेटिकली क्या आएगा? तो माँ बाप से दो लिक्विड मिला, दो लिक्विड मिलने से भ्रूण बन गया, बच्चा बन गया। ये पूरा फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। तो फिजिकल केमिकल प्रोसेस से शरीर बनेगा, यहां तक हम पहुंच गए। शरीर में क्या क्या आ सकता है? तो शरीरों से शरीर में माँ बाप का रंग रूप रोग आ सकते हैं। तो जेनेटिकली क्या आ सकता है? रंग रूप रोग, शक्ल देख के बोल देते हैं उसका है ये। तो माँ बाप का रंग रूप रोग बच्चे में आ सकता है। फूड हैबिट भी किसी हद तक, जिस तरह की डिजाइन शरीर की होती है, मिनरल्स की और तमाम चीजों की, इस तरह की प्रवृत्ति खाने के रूप में रिफ्लेक्ट हो सकती। तो ये कहा जा रहा है कि आचरण जेनेटिकली नहीं आता है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि फिर हमने बच्चे को जन्म दिया तो हमने बच्चे में क्या चीज को जन्म दिया? बच्चे के रूप में हमने क्या दिया? हमने बच्चे का शरीर बनाया। इसका मतलब है ये मैं नाम की एंटिटी, ये मैं नाम की एंटिटी, ये सेल्फ नाम का एंटिटी, इसको माँ बाप नहीं बनाते हैं। ये मैं नाम की एंटिटी एग्जिस्टेंस में इंडिपेंडेंटली है। जिस तरह से अस्तित्व में इतने सारे परमाणु हैं, उसको किसने बनाया? अभी के लिए है। जिस तरह से अस्तित्व में इतने सारे परमाणु, इतनी सारी इकाइयां और भी हैं, उसी तरह से ये मैं नाम की एंटिटी भी एग्जिस्टेंशियली एग्जिस्ट करती है। इसको माँ बाप नहीं बना रहे हैं। जैसे ही गर्भ में बच्चा लगभग 4.5 महीने के आसपास का होता है, तब तक वो फीटस है। मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने के पहले अबॉर्शन हो जाए तो उसको फीटस बोलते हैं। लगभग 4.5 महीने के बाद यदि अबॉर्ट होता है तो उसको बच्चा के रूप में पहचानते हैं। जब तक कोई मैं नाम का एंटिटी उस गर्भ को चलाना शुरू नहीं करता है, गर्भ मेल या फीमेल है, मैं मेल या फीमेल नहीं हूं। जब मैं इस गर्भ को चलाना शुरू करता हूं, जिस समय कोई मैं इस शरीर को, इस गर्भ को चलाना शुरू करता है, तभी से बच्चा गर्भ में हाथ पैर हिलाना शुरू करता है ना, किक मारता है। उसके पहले बच्चा फ्लूइड में हिल सकता है, निर्णय पूर्वक नहीं हिलता है। अभी मैं गुजरात में शिविर कर रहा था। अब ये सब बातें मेरी तो दर्शन से सुनी हुई हैं, और हम कोई माएँ शिविर में रहती हैं, उनसे कुछ बात कर लेते हैं, वो कुछ बता देते हैं। तो एक गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिविर में था, वो बोला पहले भी होता है। मैं यार देखो, इस मामले में ऑथेंटिसिटी तुम्हारी ही है। 4.5 महीने पहले का जो मूवमेंट है और 4.5 महीने के आसपास का जो मूवमेंट है, उसमें कुछ फर्क है। मैं कहा फ्लूइड में मूवमेंट होना हाथ पैर का अलग बात है, निर्णय पूर्वक मूवमेंट होना, बच्चा आपके किसी भाव को रिस्पॉन्ड करता है। जब बच्चे से गर्भ में आप लगातार बात करते हो तो एक तरह की बात को वो सुनता है कि जिसको गर्भ संस्कार कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है? तो गर्भ काल के दौरान माँ जो सोचती है, माँ जो बोलती है, माँ जो सुनती है, वो बच्चे को डायरेक्टली सुनाई देता है। इसी को गर्भ संस्कार कह रहे हैं। इसका प्रभाव उस बच्चे पे प्रवृत्ति के रूप में आता है, रुझान के रूप में आता है। कभी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अमेरिका में गर्भवती माँओं पे 1000 महिलाओं पे प्रयोग किया गया। 1000 को गर्भकाल में टीवी दिखाया गया और 1000 को गर्भकाल में टीवी नहीं दिखाया गया। तो जिन बच्चों ने गर्भकाल में बहुत टीवी माँओं ने देखा था, उनको बाहर आने के बाद भी टीवी देखने से उनको ठीक लगता था, वो उसमें टिक पाते थे। जिन्होंने गर्भकाल में टीवी नहीं देखा, वो टीवी देखने से रोते थे। बेटे की बहू दिसंबर में डिलीवरी होने वाला है, तो बताती रहती है, उसको अपने तरीके से कोई मंत्र जाप करने का मन होता है, कुछ किताब पढ़ने का मन होता है। डेली उसने एक अभ्यास बना रखा है कि 1 घंटे जब उसको आराम से बैठ के मौका मिलता है तो बढ़िया उससे बात करती। उसके किसी किसी बात पे वो बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, जैसे कोई बात सुन के कोई खुश होता है, और ये रिपीटेडली उसी बात पे ऐसा होता है। पेरेंटिंग का इतना ही मतलब है, घर के बड़े लोगों के आचरण को बच्चा लगातार देखता है, तो घर के बड़े लोगों का आचरण पूर्वक जीना ही बच्चे के लिए पेरेंटिंग है। तो बच्चे के साथ कुछ नहीं करना है, जो करना है आपको अपने साथ करना है।
ठीक है, अब हमको समझ में आ गया कि एक घर में जब नया मेहमान आया है तो उसके लिए क्या तैयारी करें, केवल सामान ठीक से ले आएं कि हमारे आचरण भी ठीक हों। घर के सारे लोग कुछ बोलते हैं, उसको माँ सुनती है, माँ सुनती है तो बच्चा भी सुनता है, माँ जो सुनती है उसको बच्चा सुनता है, माँ जो बोलती है उसको बच्चा सुनता है, माँ जो देखती है उसको बच्चा फील करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे का प्रभाव बच्चे पे पड़ ही रहा है। तो इस रूप में हम गर्भ संस्कार को परिभाषित कर सकते हैं। और व्यावहारिक रूप में शिविरों के दौरान जो माएँ शिविर के गर्भकाल के दौरान शिविर में मौजूद रहती हैं, वो क्या सुनेगी पूरे दिन? ये काम आप घर में नहीं कर सकते। यहाँ नेचुरली एक ऐसा माहौल बनता है जहाँ सारे लोग दिन भर शरीर प्रधान बात करने की बजाय जीवन प्रधान बात करते हैं, जीवन की आवश्यकता की बात करते हैं, और वैसा ही एक माहौल बन जाता है। हॉल के अंदर भी वही चलता है, हॉल के बाहर भी वही चलता है, विचार में भी वही चलता है, सपने में भी वही चलता है। इससे पावरफुल तरीका गर्भ संस्कार का नहीं हो सकता। ऐसे में 3-4 बच्चों को जानता हूं जो गर्भकाल के दौरान काफी ज्यादा शिविरों में रहे। जैसे जो छोटे बच्चे भी शिविर में आते हैं वो क्या देखते हैं, देखो ये ऑब्जर्वेशन कैसे होती है। एक छोटा बच्चा दिन भर देखता है कि ये सारे लोग दिन भर कॉपी किताब पेन लेके बैठे और किसी बात पे बहुत संतुलित होकर चर्चा कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन बच्चों के लिए, ये ऑब्जर्वेशन आना छोटे बच्चे के लिए, ये पढ़ना लिखना कोई इंपॉर्टेंट चीज है। जिस काम को अभी घरों में क्या होता है, हम बच्चों को बोलते हैं तू पढ़ और तुम उंगली घुमाते रहो, मैं टीवी देखूंगा तू पढ़। यहां जब वो शिविर में देखता है कि सारे लोग दिन भर बैठ के पढ़ रहे हैं और आपस में कुछ अच्छी चर्चाएं कर रहे हैं, इसका बहुत गहरा इंपैक्ट तो इसका मतलब है बच्चे का, छोटे बच्चे का गर्भकाल से लेके भी और गर्भ के बाहर भी 2-3 साल तक जो वो देख रहा है, वो इस दुनिया में पहली बार कोई चीज को रजिस्टर कर रहा है, और जिस चीज को वो रजिस्टर बचपन में कर लेता है उसका इंपैक्ट बहुत गहरा है। इससे क्या समझ में आया? सामाजिक एक्टिविटी हमारे बीच में कोई नहीं है। बच्चे को कहां से समझ में आएगा कि समाज नाम की कोई चीज होती? तो इस सारी चीजों से एक बात का पता चला कि बच्चा लगभग 4.5 महीने बाद ही बच्चा निर्णय पूर्वक हाथ पैर चलाता है। ये मैं नाम की एंटिटी कैसी है? मैं नाम की एंटिटी ऐसी है कि इसका एक पार्ट का नाम मन है, ये सबसे बाहर की ओर है, उसके अंदर वृत्ति है, उसके अंदर चित्त है, उसके अंदर और कुछ है, और ये ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है। तो बेसिकली एग्जिस्टेंस की भाषा कंपन की भाषा है, वाइब्रेशन की भाषा है। जैसे अभी आपने मधुबनी बड़ा खाया, ये मन तक कैसे पहुंचा? मधुबनी बड़ा खाने से जीभ पे मधुबनी बड़ा रखा गया तो मधुबनी बड़ा और जीभ के बीच में केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक पहुंचा, और उसका जो फीलिंग था, उसका जो केमिकल चेंज था, वो न्यूरॉन एक तरह से वाइब्रेट हुआ, एक तरह से कंपित हुआ। उस कंपन को मन के द्वारा चित्त में स्टोर किया गया। अब मधुबनी बना चित्त में चला गया। जब भी वो टेस्ट दोबारा आएगा, चित्त में वो मेमोरी पहले से रखी है, आप बोलोगे ये मधुबनी बड़ा है। अब चित्त में एक नई आइटम और चली गई। तो इसका मतलब है चित्त के लिए, मैं के लिए मधुबनी बड़ा हो, चाहे संबंध हो, चाहे सस्टेन्ड हैप्पीनेस हो, जो कुछ भी है उसके लिए केवल वाइब्रेशन है। तो ब्रेन का एक वाइब्रेशन है जिसको मन के थ्रू, वृत्ति के थ्रू चित्त में स्टोर होता है। वो जो चित्त में मेमोरी बन गई, उसको दोबारा पाने की इच्छा में मैं मधुबनी बना मन के द्वारा ढूंढूंगा। जो शरीर के सिग्नल ब्रेन को देता है, ब्रेन के सिग्नल मन पहचानता है, मन उस पे वापस अपना रिएक्शन देता है, ब्रेन के थ्रू वो शरीर पे ट्रांसलेट होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मैं, और विस्तार से इसको कह दूं जीवन। जीवन, ब्रेन, शरीर। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमको सूचना मिलती है, और फिर फाइनली कर्मेंद्रियां। 2 एग्जाम्पल लेता हूं ताकि पता चल जाए कि हम क्यों जीवन की बात कर रहे हैं। कि हमको मच्छर ने काटा। कभी कभी आपको कितने लोग बार ध्यान आता है कि मच्छर काटता है और आपको पता चल जाता है कि मच्छर काट रहा है, और आपको कैसे पता चला कि ये मच्छर ही था?
क्योंकि मच्छर काटने का वो मेमोरी चित्त में पहले से मौजूद है। जब भी काटने से वही सेंसेशन आया तो मैंने पहचान लिया कि ये मच्छर है और बिना देखे मैंने निपटा दिया। इसका मतलब है शरीर से सूचना ब्रेन को गई, ब्रेन से सूचना जीवन को गई, वहाँ से कोई निर्णय आया कि इसको उड़ा दो। अब इस घटना को आप ये भी कह सकते हो, ये ऊपर ऊपर कुछ नहीं जाता है, सब कुछ ब्रेन के लेवल से हो जाता है। साइंस बोलेगा तो ऐसे बोलेगा। अब मैं इस एग्जाम्पल को बदल देता हूँ। पहली बार में जिसको मच्छर ने काटा वो गलती से जैन आदमी था, अहिंसा परमो धर्म। तो जैनी को नींद में भी मच्छर काटेगा तो क्या करेगा? अहिंसा परमो धर्म। सॉफ्टवेयर ठीक से लोड हुआ है, जैन सॉफ्टवेयर लोड हुआ है। सारे सॉफ्टवेयर ही तो हैं। जो कुछ भी हम धर्म के नाम पे पढ़ते हैं सभी सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो जैन सॉफ्टवेयर, बौद्ध सॉफ्टवेयर, हिंदू सॉफ्टवेयर, मुस्लिम सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर हैं। और एक सॉफ्टवेयर को मैं बदल सकता हूँ कि नहीं? दूसरा सॉफ्टवेयर लोड कर सकता हूँ। हाँ, इसी हॉल में हमको एक बढ़िया गजब का आदमी आया, लगभग 87 की एज का व्यक्ति, सन्यासी आदमी था वो। तो उसने अपनी बढ़िया कहानी सुनाई। वो एयरफोर्स में कार्गो का पायलट था। वो फ्लाइट अपनी लेके जा रहे थे और किसी पॉइंट पे इंजन फेल हुआ और सामने पहाड़ी थी और उनके सारे प्रयासों के बावजूद भी फ्लाइट उठी नहीं। और उसने ये स्वीकार लिया कि क्योंकि उसमें इजेक्ट करने का सिस्टम रहता नहीं है, फाइटर में आप इजेक्ट कर सकते हो, प्लेन में नहीं रहता है। तो मौत सामने थी। तो फाइनली उसको मौत को मान के कि अब दुर्घटना घटेगी, अब इस जाके पहाड़ी में टकराएगा ही, मौत के पहले ही वो बेहोश हो गए, जो भी कुछ हुआ होगा। फाइनली 2 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो फ्लाइट झील में पड़ी थी और वो जिंदा था। उसके अनुसार टेक्निकली कोई भी संभावना नहीं थी कि वो फ्लाइट पहाड़ के ऊपर उठ पाए। पहाड़ के पीछे झील थी, तो फ्लाइट उठी है और फिर झील में जाके गिर गई। तो कहता है कि कोई संभावना नहीं थी कि वो फ्लाइट उठ सकती थी। और ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि वो किस सिद्धांत से उठी, किस तरह से उठी, लेकिन वहां से मेरा जिंदगी का गणित बदल गया। ये कुछ और भी मामला है। यहां से उसको जिंदगी टर्न खा गई और उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके अब उसको जिंदगी समझने की तरफ वो आदमी निकल गया। जिंदगी समझने के लिए वो आदमी निकला तो उसने सिखिज्म, सूफीज्म और कोई और 2 धर्म को, किताब नहीं पढ़ी, जिस भी इज्म को पढ़ा उसकी जीवन शैली को जिया। 5 साल ऐसा जी के देखा। 5 साल उसको लगा यार जो हो सकता था देख लिया, अब कुछ और देखना पड़ेगा। तो वो सॉफ्टवेयर डिलीट किया, दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब मान लीजिए वो जैन हो गया कि बौद्ध हो गया। जब वो हमसे मिले थे तब वो किसी सन्यास परंपरा में सन्यासी थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने 5 सॉफ्टवेयर लोड किए। ये सब सुनने से कैसा लगता है? यकीन नहीं होता या ये समझ में आता है कि यार कंडीशनिंग ही तो है। इससे मेरे को अपनी कंडीशनिंग को समझने में मदद मिलती है। मैंने माना हुआ है, एक लड़की है जिसको मैंने पत्नी माना हुआ है। कल आपका कुछ चक्री घूम जाती है, आप नहीं मानते हो, माना ही तो हुआ है। किसी को आपने दोस्त माना हुआ है, किसी को किसी कारणवश आपने दुश्मन माना हुआ है। एक अमेरिकन कंपनी है जो रिलेशंस पे काफ़ी बात करती है। कंटेंट उसका ये है, वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग इज, चित्त के लिए कोई शब्द यूज करता है जीवन के लिए, कि वो एम्प्टी एंड मीनिंगलेस है। उसमें आप जो मीनिंग डालना चाहो वो डाल दो, ये आपकी चॉइस है। तो आपकी जिंदगी किसी ने बना नहीं दी है। आप जो भी कुछ अभी डला हुआ है इसको डिलीट मार सकते हो और जो नया डालना है आप डाल सकते हो और आप वैसे हो जाओगे। तो आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। आदमी ने जो अपने बारे में माना रहता है, जो नेगेटिव है, उसको वो कुछ चेंज कराने में मदद करता है और लोगों को आराम भी मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने बहुत कुछ माना हुआ है। मैं एक पैंट शर्ट क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मैं एक परिवार में जन्म लिया जहाँ सब पैंट शर्ट पहनते थे। मैं हिंदी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि उस घर में लोग हिंदी बोलते थे। मैं शाकाहारी क्यों हूँ? क्योंकि उस घर में लोग शाकाहारी थे। तो इसका मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें मेरे पास आई हैं जिसको मैंने मान लिया है। हम सभी जिन धर्मों से अपने आप को रिलेट करते हैं उन धर्मों की मूल पुस्तकें कितने लोगों के घर में है? अधिकांश लोगों के घर में तो मूल पुस्तक मिलेगी नहीं। मिल भी गई तो कितनों ने पढ़ी है, और पढ़ भी लगी तो कितनों ने समझी है, और समझ भी लिया तो कितने लोग उस आचरण के साथ में जीते हैं। तो सारा ही मामला गोल है। हम बेकार में ठप्पे लगाए घूम रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने से समझ में आता है कि मैंने एक प्रकार की कंडीशनिंग को स्वीकार कर रखा है
किसी एक परिवार में जन्म लिया इसलिए मेरा नाम सोम है, मैं ही किसी दूसरे परिवार में उतरा होता तो मेरा नाम टॉम होता और ओम भी हो सकता था। तो इसका मतलब है ये नाम भी एक कंडीशनिंग है। तो ये सारी बातें सुनने से एक बार को मेरा ध्यान मैं मेरी कंडीशनिंग का भी दृष्टा हो जाता हूँ। जैसे कहा ना आपने कि मैं मेरे विचार का भी दृष्टा हूँ, मेरे विचार का दृष्टा हूँ, इसके ऊपर जाता हूँ तो मैं मेरे चित्त का दृष्टा होता हूँ, मेरे चित्त का दृष्टा होता हूँ तो मैं मेरी कंडीशनिंग का दृष्टा होता हूँ और मेरी कंडीशनिंग को मैं रीसेट कर सकता हूँ। कंडीशनिंग को रीसेट करने का मतलब है अपनी जिंदगी को रीसेट कर देना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसको पहली बार काटा वो जैन था तो सोते समय भी क्या करेगा, आदेश क्या आएगा, उड़ा दो ताकि मच्छर आगे भी उड़ता रहे। तो ये एक तरह की कंडीशनिंग है। अब दूसरी बार मच्छर का दुर्भाग्य, मच्छर ने जिसको काटा वो सरदार था, अब क्या होगा, आदेश वही आया उड़ा दो, और ये उसकी अंतिम उड़ान थी। अब ये बताओ ये जो कंडीशनिंग है ये ब्रेन की कौन सी सेल में रहती है। सेल का मतलब है मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम का मतलब है एटम, एटम का मतलब है एटम में सोचने की ताकत नहीं रहती है ना। ये तमाम तरह की कंडीशनिंग कहाँ रहती है, ब्रेन में सारी कंडीशनिंग होती है। आदमी में क्या ऐसी चीज है जो ज्ञान की तलाश में वो हिमालय के -30 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर पे अपने आप को 20 साल से रखे हुए है, वहां कौन सी शरीर की जरूरत के लिए गया है वो। इसका मतलब ये हुआ यदि मानव केवल शरीर होता, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ होता तो उसकी आवश्यकता भी कोशिकाएं होती। अब ये ज्ञान कौन सी कोशिका की आवश्यकता बन गई है कि आदमी सामान्य किसी शिविर में ही नहीं चला जा रहा है, वो अपना घर बार छोड़ के हमेशा के लिए। सन्यास का मतलब क्या होता है पता है ना, वो पीले कपड़े, पीले नहीं गेरुआ कपड़े क्यों पहनते हैं, गेरुआ कपड़ा अग्नि का प्रतीक है कि मैंने अपना शरीर भी जला दिया, अपने सारे संस्कार पीछे के जला दिए, अपनी पीछे की पूरी पहचान खानदान सब जला दिया और यहाँ से मैं सबसे मुक्त होकर आगे जाता हूँ। तो बेसिकली एक आदमी जिस परिवार से पैदा होता है वो किसी ज्ञान की तलाश में अपने पीछे की पूरी पहचान को आग लगा के, उस आग को अपने शरीर में ओढ़ के, उसके प्रतीक को अपने शरीर में ओढ़ के वो किसी ज्ञान के लिए निकल जाता है। और ये किसी एक परंपरा में नहीं है, अलग अलग नाम से संसार की सभी परंपराओं में इस तरह के प्रयास पाए जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ज्ञान मानव की कोई मौलिक आवश्यकता है। मैंने पहले भी कहा कि 2 साल का बच्चा ज़्यादा समय खाने की चीज़ मांगता है कि ज़्यादा समय क्वेश्चनिंग करता है। बच्चे का ज़्यादा समय क्वेश्चनिंग करना ये बताता है कि ज्ञान उसकी मौलिक आवश्यकता है। और मैं कितने सारे शिविरों में देखता हूँ जब ज्ञान का वो मोमेंट खुलता है, आदमी जिंदगी में सबसे अधिक चमत्कृत होता है जबकि उसकी वो कल्पना कभी नहीं किया रहता है। ये कॉमन फैक्टर है। तो सोचने की बात यह है कि तो किस सेल में ज्ञान की डिमांड पैदा हो जाती है, किस सेल में दूसरों को न्याय दिलाने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का संकल्प पैदा हो जाता है। सोचने की बात है ना। एक आईएएस जो बेसिकली बिहार का था, गाजियाबाद में कहीं पोस्टेड था, गाजियाबाद में उसने रेल के नीचे कट के अपना सुसाइड किया था। सुसाइड करने के पहले वीडियो बना के वायरल किया था कि मेरी पत्नी और मेरी माँ के बीच में बनती नहीं है, मैं दोनों को बराबर प्यार करता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और उसने इतना सुंदर लैंग्वेज ड्राफ्ट किया था। बाकी सब कुछ ठीक है, एक आईएएस होने के नाते जो पद के रूप में अधिकतम हो सकता था वो मिल गया, सम्मान के रूप में जो अधिकतम हो सकता था वो मिल गया, बाकी सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन एक कन्फ्लिक्ट है कि मेरी माँ और मेरी पत्नी में नहीं बनती है, और ये कन्फ्लिक्ट इतना गहरा हो सकता है जो उसको कोल्ड ब्लडेडली ट्रेन के सामने कट के वो अपनी जान देने के लिए बाध्य हो जाता है योजनाबद्ध तरीके से। ये क्या चीज है जो आदमी निर्णय पूर्वक, चाहे शरीर आत्महत्या के रूप में कहें, चाहे देश के लिए कहें, चाहे ज्ञान के लिए कहें, ये सारे एक्सप्रेशन बियॉन्ड बॉडी एक्सप्रेशन है। ये सारे एक्सप्रेशन शरीर के एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं या व्यक्ति हैं जो कि मेंटली अंडर डेवलप है। वो किस से वो ना तो सोच सकते हैं ना वो अपने जीवन को देख रहे हैं। अगर वो जीवन या मैं कोई गाइडेड फोर्स होता तो शायद वो कुछ निर्णय ले सकता है या बिल्कुल भैया वैसा ही है। एक चीज ये है पागलपन, दूसरी चीज है कॉमा, तीसरी चीज है मेंटली रिटार्डेड या जो स्पेशल नीड आप बोलते हो। पागल और कॉमा में क्या अंतर है? आदमी पागल कैसे होता है?
कोई मेंटल शॉक उसको लगा, कोई भावनात्मक झटका उसको लगा, तो भावनात्मक झटका किसको लगता है? शरीर को लगता है कि मुझको लगता है? मुझको लगता है, शरीर को तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जीवन को, मैं को कोई भावनात्मक झटका इतनी जोर का लगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिससे उसका पूरा मान्यताएं ध्वस्त हो गई, जैसा उसने सोचा था उसका प्रभाव ब्रेन पे भी पड़ा। ऐसे पागल लोगों के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दो, पहले ऐसा होता था। आजकल लेटेस्ट ये बोल रहे हैं कि उसको केवल अपनापन दो, क्योंकि वो अपनेपन को ही धोखा खाया है, उसकी अपनापन ही उसकी दवाई है। आज भारत के तमाम जो मेंटल हॉस्पिटल हैं, इसमें अधिकांश लोग हैं जो ठीक हो गए हैं, उनके घर वाले लेने नहीं आते, ये हालत है। तो इसका मतलब हुआ कि पागलपन मैं की अव्यवस्था है, कोमा ब्रेन की अव्यवस्था है। ब्रेन जो भी मेरा सिग्नल है, जो भी मैं आंख से देखूंगा, वो ब्रेन से मैं के थ्रू जाएगा। अब ब्रेन उसमें कोई फंक्शन नहीं कर रहा है अपना, जैसे बिल्कुल वैसे ही है कि मेरे को बोलना आता है, मेरा गला काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या बोलूंगा? अब जीवन इसमें क्या करेगा? आप प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, आपकी गाड़ी की हवा निकल गई, आप क्या कर लोगे उसमें, जब तक दूसरी गाड़ी नहीं मंगाओगे? इसका मतलब है कि जीवन की अपनी महिमा अपनी जगह है, लेकिन गाड़ी की भी तो अपनी महिमा अपनी जगह है। तो मैं बहुत कुछ बात बता सकता हूं, लेकिन मेरा गला ही बैठ गया है, अब ये बोलने में सक्षम ही नहीं है, तो मैं मेरी बात को व्यक्त नहीं कर सकता। बिल्कुल उसी तरह से यदि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आई है, तो जीवन और शरीर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो फिर नहीं हो सकता है। अब उसकी सेवा करो, उसकी देखभाल करो, यही हो सकता। क्यों ऐसा हो गया? नेचर में ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे पैदा होंगे, ऐसे बच्चे पैदा होते तो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे पैदा होते, बल्कि मैं ये कहूँगा हमारी जीवन शैली में जितनी गलतियां हैं उसके हिसाब से तो बहुत बच्चे ऐसे पैदा होने चाहिए थे। ऐसा नहीं है, हमारी तमाम गलतियों के बावजूद बहुत मिनिमम बच्चे ऐसे हैं यदि पूरी जनसंख्या को देखेंगे। इससे समझ में आया कि अब जो भी, अब मेरी टांग कहीं ट्रेन में कोई भी एक्सीडेंट में कट गई, अब जो टांग नहीं होने से जो असुविधा थोड़ी बहुत रहेगी वो तो रहेगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रेन के साथ कोई लोचा है, ब्रेन के साथ कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ब्रेन और शरीर के बीच में और ब्रेन और जीवन के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। तो मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह से भी, आपको पता है जो बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं। क्यों? कोई चीज को मैं बोलना कैसे सीखता हूं? मैं पहले उसको सुनता हूं, सुन के सिंथेसाइज करता हूं और उसी को रिपीट करता हूं। जब इनपुट ही नहीं आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा? तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यदि उसको कान खराब है, सुनता नहीं है, तो बोलेगा भी नहीं। हाँ, यदि वो बचपन से है, यदि सुने नहीं पाया कभी, तो ऐसा होगा। तो लॉजिक है। बढ़िया हो गया। तो जितने भी हम ऐसे बच्चों की बात करते हैं, ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, उनकी सेवा की आवश्यकता है, उनको संभालने की आवश्यकता है, वो समाज की, सरकार की जिम्मेदारी है। ये एक बात हो गई। लेकिन अभी तो हम जो ठीक ठाक लोग हैं, हम एक मानव का जिसमें ब्रेन ठीक है, जीवन ठीक है, शरीर ठीक है, उसको क्या करना है वो समझ में आ जाए तो उसके साथ क्या करना है वो भी समझ में आ जाएगा।